माह रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में मस्जिद बचाओ तहरीक की तरफ से जलसे यौमुल कुरान का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे से सदर मजलिस बचाओ तहरीक फरतुल्लाह खान ने खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में मुसलमानों पर जोर दिया कि वो रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और अस्कार करते हुए अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान मुबारक की फजीलत और अहमियत और उसके बरकत से भरपूर इस्तेफादा किया जाना चाहिए। इस मौके पर MBT के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद और दूसरे MBT कायदीन भी मौजूद थे। जैसा कि मैंने अपने तकरीर के तमीज़ ही किया कि अच्छाइयों को कुरान ने सामने खोल खोल के रखा कि बेहतरीन काम के लिए बेहतरीन नबी को भेजा गया और बेहतरीन नबी की उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया, खैरुल उम्मत बना के भेज दिया गया। जब खैरुल उम्मत बन के आए तो सारी दुनिया में खैर को बर्पा करने के लिए आए, इंसाफ को कायम करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई। आपको अगर जिम्मेदारी दी गई तो हकदार का हक देने के लिए आपको बुराई से लड़ने का जिम्मेदारी दी गई। आज कुरान दो चीज़ों को बयान करता है, बुराई और भलाई। अब बुराई के फ़लसफ़े पे आप चले जाओ तो लामहदूद बुराइयाँ सामने आती है कि हर किस्म की बुराई आज जो आप माशरे में देख रहे हैं, दुनिया में फ़कीन और काफिरीन की साजिशों को आपके सामने रखा और आपको बाखबर किया तुम खैरुल उम्मत हो, इस रास्ते से बचे रहो, इस रास्ते से बचे रहो, तुम आगे बढ़ते रहोगे, दुनिया पे गालिब होगे। कुरान ऐलान किया वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अब इसके बाद परेशानी किस बात की है भाई? आज ज़राए अबलाग चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप देख रहे हैं कहीं से ये खबर नहीं आती कि मुसलमान गालिब है। हर इत्तला ये बता रही है कि मुसलमान मगलूब है, मुसलमान परेशान है, जबकि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दी। तो पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिक, जिस कौम को सबसे पैगाम दिया गया पढ़ो। आज वो कौम की कैफियत है कि पढ़ाई में सबसे पीछे है, शूद्राओं से भी पीछे है, हरिजनों से भी पीछे है, गिरिजनों से भी पीछे है। तो पता चला कि पैगाम की पैरवी नहीं की जाती तो तबाहकून रास्तों पे मुसलमान आ जाता है। जलील वक़ार अगर मुसलमान हो रहा है तो सबसे पहले उस वही की पैरवी कर लो। आज दुनिया रिसर्च की बात। कुलिन मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तीसरा जलसा यौमुल कुरान मस्जिद वज़ीर अली फतेह दरवाज़े में मुनक़िद हुआ। इस जलसे से सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर नवीसी ने वर्चुअल खिताब किया, जबकि अगुतपुरे के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और हाफिज़ अनवार अहमद ने अपने खिताब में मुसलमानों पर जोर दिया कि वो माह रमज़ान मुबारक की बरकत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने की जस्तजू में लगे रहें। उन्होंने वालिदीन, रिश्तेदारों और अज़ीज़ वक़ारिब, गरीबों और मसाकिन के साथ सिले रहमी करते हुए अल्लाह को खुश करने की कोशिश की तलकीन की। रोज़ों की इतनी अहमियत और इसकी अजमत को यूँ बताया गया, चाहे कुछ भी हो जाओ, रमज़ान के रोज़ों से गफलत मत बरतो, बिला उज़ुर उसको नागा मत करो, इसका एहतमाम करो, एहतराम करो। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में हमको चाहिए कि हम अल्लाह की इन रहमतों से इस्तेफादा करें। रोज़दार की हर अदा को अल्लाह ने इबादत में दाखिल करता है। इंतज़ार इबादत के लिए रोज़दार बैठा हुआ है तो भी उसका अजर है, और इबादत के जरिए अल्लाह अपनी रहमतों से अपने रोज़दार को सरफराज फरमाता है। याद रखिए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये तमाम हमारे फ़राइज़ हैं, लेकिन तमाम फ़राइज़ में रोज़ा एक ऐसी इबादत है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसकी गवाही सिर्फ अल्लाह ताला देता है। बंदा घर में बैठा हुआ है, सहर कर लिया, सामान है खाने पीने का, तन्हा है, खा सकता है, पी सकता है, लेकिन रोज़े की हालत में है। अल्लाह के हुक्म की तामील में वो किसी चीज़ को नोश नहीं फरमाता, खाता नहीं। ये ऐसी इबादत है जिसकी गवाही सिर्फ परवरदिगार देता है। दुनिया में बाहर आके रोज़दार की सूरत बना ले तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, इस पर भी सरफराजी अल्लाह की अता होती है, लेकिन रोज़ेदार की रोज़े की गवाही अल्लाह ताला देते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम का इरशाद है, बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है, मैं उसकी जज़ा हूं।
मैं उसकी जजा हूं। अल्लाह ताला ने वादा किया, जो बंदा मेरे लिए रोजा रखता है मैं उसकी जजा हूं। ये एक ही इबादत है। नमाज पढ़ते हैं तो सब देखते हैं, तिलावत करते हैं तो सबके सामने आता है, हज करते हैं तो इज्तिमाई तौर पे करते हैं, लेकिन एक फर्ज रोजे का वो है जिसकी गवाही सिर्फ परवरदिगार आलम देता। और इरशाद हुआ परवरदिगार आलम का कि जन्नत में से एक जन्नत का इलाका मैंने रोजेदार के लिए महसूस कर दिया, और एक दरवाजा है जिसको बाबुल रेहान कहा जाता है, जहां से सिर्फ जन्नत में रोजदार दाखिल होता है। तो ये रोजे की अजमत, उसकी अहमियत है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राइल अमीन फरमा रहे थे, हलाक हो जाएं वो लोग जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना भेजे तो मैंने आमीन कहा। आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना भेजे तो मैंने आमीन कहा। मुसलमानों के लिए लाजमी है, जब कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी सुने तो हमारे लिए लाजमी है कि हम सरकार के बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी एमपी ने साबिक वजीर दाखिला के जाना रेड्डी को पार्टी में ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जाना रेड्डी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और वो उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रियासत को मरकज से फराहम होने वाले फंड्स पर खुली मुबाहस का बीजेपी को चैलेंज किया और कहा कि निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद मरकजी हुकूमत की चापलूसी में पागल हो चुके हैं। तेलंगाना लेजिस्लेटिव पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि धर्मापुरी अरविंद निजामाबाद के राजदंडियों से किए गए वादों को अब तक पूरा करने से कासिर हैं। हल्दी बोर्ड कायम नहीं किया गया और न ही बीड़ी मजदूरों को अखतरीन उजरत मिली है। ऐसे में वो अब रियासती हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी एमपी पर भी तनकीद की और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कांग्रेस के 60 साल दौर इक़्तिदार की तमाम खामियों और कोताहियों को दूर किया है। मौके में मौसत ने शहर के बाद इलाकों में जुमे की शाम हल्की और ज़ोरदार बारिश की पेशकशी की है। इन इलाक़ात में शहर के अलावा मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट और बोंगिर शामिल हैं। दोपहर 3 बजे से ही शहर में मतला अबर आलूद हो गया था। शदीद गर्मी के बाद बूंदाबांदी और बारिश का होना अब मामूल सी बात है। जुमेरात की शाम में भी शहर के कई इलाकों मादापुर, शेखपेट, मेहदीपट्टनम, खरताबाद, अमीरपेट, बंजाराहिल, यूसुफगुड़ा, पंजागुट्टा, एलबी नगर और हयात नगर में बारिश रिकॉर्ड की गई। टीआरएस की तासीस के सिलसिले में 27 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले प्लेनरी सेशन को कामयाब बनाने टीआरएस ने शहर में हल्क़ेवारी इजलास मुनक़िद करने शुरू कर दिए हैं। हल्का असम्बली मलकपेट के कारकुनों का इजलास आजम फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। जनरल सेक्रेटरी टीआरएस हैदराबाद सिटी यूनिट मोहम्मद आजम अली ने प्लेनरी सेशन को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस इजलास में चीफ मिनिस्टर का खुसूसी खिताब होगा और पार्टी कारकुनों को चाहिए कि वो उनके इस पैगाम को घर घर पहुँचाएँ। మొన్న 20th రోజు తెలంగాణ భవన్లో ఒక మీటింగ్ జరిగింది. ఆ మీటింగ్లో మన సిటీ ప్రెసిడెంట్ మరియు మన హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఇద్దరు మంత్రులు మీటింగ్ తీసుకొని 27కు వస్తున్న ప్లీనరీ కోసం ఎట్లా ఏర్పాటు చేయాలి, ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేయాలి అని అంతా ఆదేశం ఇచ్చారు. మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు ఇచ్చిన ఆదేశంతోనే ఈరోజు 22కు మన ఆజం ఫంక్షన్ హాల్లో మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ మీటింగ్ జరిగింది. ఇది మీటింగ్లో మొత్తం క్యాడర్తో సహా అదే డిస్కషన్ అయింది. 100% 27కు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ చేస్తని మనకు కూడా ఇక్కడ 21 ఇయర్స్ కంప్లీట్ కాబట్టి మనం కూడా అంత జోష్లో మొత్తం సెలబ్రేట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు. జై తెలంగాణ. कुतुबशाही मस्जिद खैरताबाद की अराजी को लेकर मस्जिद की इंतजामी कमेटी 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक ग्रुप मस्जिद से मुतसिल अराजी को खुद डेवलपमेंट करने के हक में है, जबकि दूसरा ग्रुप इसे लीज पर देना चाहता है। कमेटी के ग्रुप ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस तनाज़े की वजाहत की। आइए आप भी इसकी तफसील सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद अली ख़ान है।
कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा फेसबुक में और नेशनल वीडियो इसमें लोकल चैनल्स में कि खुर्तुब शाही मस्जिद खैरताबाद की ज़मीन को बेच दे रहे, कोई बेच रहे बोल के। वो बेच रहे नहीं, दरअसल वो ज़मीन गैर मुस्लिम भाई के पास थी, उसको हम लोग ख़रीदे। वो हैदराबाद सिकंदराबाद के गैर मुसलमानों के तहत चंदा लेकर वो ख़रीदे सो है ज़मीन, बेच रहे कोई भी नहीं। वो हाँ ये करे कि रजिस्ट्री कराए तो उसको जो वक्फ बोर्ड कैंसिल करा उसके ऊपर भी कुछ भी वो नहीं करे, लेकिन वो ज़मीन कहीं पर भी नहीं बेच रहे। ये लोग चुप खाली के गैर ज़रूरी एलिगेशंस लगा रहे कि वो बेच दे रहे, कर रहे, वो कर रहे, लेकिन कहीं पर भी हम ज़मीन नहीं बेच रहे उसको। हाँ वो ज़मीन ख़रीदे इसलिए कि वो भाई वो प्रॉपर्टी से हमारी मस्जिद को कुछ आमदनी शुरू होंगी भाई। तो इनका इनो अभी चाह रहे, इनको एक ऑफ़र लाए थे कि 30 साल की लीज़ पे 30,000 रुपये किराया देते, हमारे को दे दो ज़मीन बोल के। जबकि कमेटी और हम मुसल्ली कि नहीं बोले, हम नहीं माने। नहीं भाई के ताल्लुक से बात कर रहे हैं साहब? कुतुब शाही मस्जिद खैरताबाद साहब, कुतुब शाही मस्जिद खैरताबाद की बात है ये। इन्हों चाह रहे थे हॉस्पिटल बना लेते, सामने 2 फ्लोर डाल लेते, 3 फ्लोर डाल लेते। हम बोले कि नहीं, इससे हमारी मस्जिद छुप जाती, क्योंकि ये 3 बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। चार मीनार अपना कौन सा है और एक 2 मक्का मस्जिद, ऐसे मस्जिदों के बाद में ये मस्जिद आती। 3-4 बड़ी मस्जिदों में से मस्जिद है। हम इसका सामने से एलिवेशन ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, हम इनको मना कर दिए। मना करने के बाद में इन लोग इस पर्सनल लिए, इसको पर्सनल लेके कि ये बताना चाह रहे कि भाई ये ज़मीन आप लोग हमारे को नहीं दे तो हम किसी को भी नहीं देते, मस्जिद का भी बनने नहीं देते। हम बना के रहेंगे, हम वक्फ बोर्ड से परमिशन लाएंगे, कुछ भी करेंगे, उस पर बनाएंगे, मस्जिद की आमदनी शुरू करेंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं हम किसी को, और बेचने देंगे ना, ख़रीदने देंगे। हाँ जहाँ तक है हम कब्ज़ा करेंगे बोल रहे, हम हमारे वालिद साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहे। हम आज यहाँ ठहर के मीडिया के सामने ये बोलते कि वो ज़मीन पे हम कभी किराएदार नहीं बनेंगे। शास्त्रीपुरम इलाके में एक शख्स मुनीर की अचानक मौत पर उसकी बीवी ने शक व शुबे का इज़हार किया और बताया कि उसके शौहर की मौत ज़हनी तनाव की वजह से हुई है। इस खातून ने ससुराल वालों पर उसके शौहर को हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। मुनीर और उसकी बीवी अलहदा रहना चाहते थे, लेकिन मुनीर के वालिद और भाई इस फैसले के मुखालिफ थे। उन्होंने मुनीर और उसकी बीवी पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया था, जिसको लेकर मुनीर परेशान था। आइए आप भी सुनते हैं मुनीर की बीवी की ज़बानी उसकी तफसीलात। पुलिस मंगलवार ने सऊदी रियाल और दरहम के तबादले का झांसा देकर मल्लापुर नाचाराम के एक ताजर मोहम्मद सरवर को 1,60,000 रुपये का धोखा देने वाली बैनुल रियासती टीम के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन ने माजी में ऐसी कई वारदातें अंजाम दी थी। मुलजिम अमान खान गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन है, जबकि शेख आतिफ थाने और मोहम्मद असलम दिल्ली के मुतवत्तिन बताए जाते हैं। सिल्का नगर उप्पल में चिकन की शॉप में ये काम करते थे। मुलजिमीन ने मोहम्मद सरवर को दरहम करेंसी दिखाकर उसे तबादले की ख्वाहिश की और उसके घर के करीब पुराना पुल पहुँचे, जहाँ उन्होंने अच्छी कमीशन का वादा करते हुए मुलजिमीन को एक बैग हवाले किया और उससे 1,60,000 रुपये लेकर चलते बने। बैग खोलकर जब देखा गया तो उसमें कोई दरहम नहीं बल्कि अखबारात का बंडल था। एक इंसिडेंट हुआ इस महीने 5 तारीख को मंगलवार पुलिस स्टेशन में सर्वर बोल के एक कंप्लेंट आकर एक कंप्लेंट लॉन्च किया। एक कंप्लेंट में मैं कहा कि नो चौटुप्पल में एक किराना शॉप चल रहा है, उस शॉप को एक आदमी आकर उनके पास सऊदी अरेबिया का दिनार है, वो उनको सेल करने के लिए है बोले तो उन्हें वो खरीदने के लिए सर्वर उनका इंटरेस्ट बताया। ये आदमी को फ़ोन कर पूरा ये सऊदी का दिनार पुराना पुल का उसका बहन के घर में है, उधर आया तो भाई सऊदी अरेबिया का ये दिनार करेंसी दिनार हैंड ओवर करते बोल के उनको उधर बुलाया पुराना पुल को। पुराना पुल को पहुंचने के बाद नो हमारा बहन का घर एक गली में है,
आप इधर ही रखो बोल के उनको पुराना पुल का खड़ा कर मैं गली में गया। 10-15 मिनट के बाद एक बैग लेकर आया। इस बैग में ये सऊदी अरेबिया का दिनार है, मुझे इंडियन करेंसी दो बोल के बोला। उन्हें वो ये सर्वर 1,60,000 रुपीज़ उनको दिया। देने के बाद ये बैग अब नहीं खोलो, पुलिस वाला है, अब घर को जाकर खोले तो उसमें रहता बोल के उन्हें चले गए यहाँ से। उन्हें बाद में सर्वर बैग को खोल कर देखो तो ये पेपर बंडल है उसके जगह। उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन का आकर कंप्लेंट दिया। पुलिस वाले केस इन्वेस्टिगेशन करके ये 3 आदमी को आज अरेस्ट किया। उनके पास से 6 सेल फोन्स और एक 40 डिफरेंट सर्विस मोबाइल्स का सिम कार्ड्स और सऊदी अरेबिया का दिनार्स ये सीज किया। इस केस इन्वेस्टिगेशन में राजू इंस्पेक्टर सैदा बाबू, राजू सब इंस्पेक्टर, सैदा बाबू इंस्पेक्टर और क्रांति कुमार नायडू कांस्टेबल्स और रवि SHO बहुत कमेंडेबल जॉब किया। 15 दिन में एक्यूज को अरेस्ट करके उसको डिटेक्ट किया। दिनार कितना था, कितने दिनार थे? 1,60,000 रुपये कैश ये लोग दिए। हाँ ये लोग हाँ सर्वर को दिए कैश में। हाँ, तो सर्वर। सर्वर के पास दिनार थे सर। हाँ दिनार इनके पास थे। इनके पास दिनार है, उनको देता हूँ बोल के अग्रीमेंट हुआ। सर 1 लाख कैश ये लोग कैश की जगह ये दिए हाँ और दिनार भी यही लोग दिए। हाँ ये 1,60,000। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन तंजीमों ने हिस्सा लेने का फैसला किया है। चुनांचे आज कई कायदीन ने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की। ज्ञानेश्वर ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अपना पर्चा दाखिल करते हुए बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन एक अरसे से कई मसाइल से दो चार हैं, लेकिन मौसर नुमाइंदगी न होने की वजह से उनके मसाइल धरे के धरे रह गए हैं। एक और लीडर खादर खान ने कहा कि हुकूमत ने 2021 में रिटायर्ड होने वाले मुलाजिमीन को ताहाल वजीफ़े जारी नहीं किए, जिसकी वजह से उनके अरकान ख़ानदान परेशान हैं। ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ మరియు అందరినీ ఈరోజు ఖదీర్ ఖాన్ ప్యానెల్, రవి ప్యానెల్ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే గతంలో 3 టర్మ్స్ కూడా మాకు ఉస్మానియా సిటీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గెలిపించారు, మేము సేవలు అందించాము. ఈసారి కూడా వాళ్ళ ఆశీస్సులతో గెలుస్తామని మాకు నమ్మకం ఉంది. ఆ నమ్మకం పట్ల మరోసారి గెలిచి వాళ్ళకు సేవ చేయాలని మాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఇవాళ ఉస్మానియా సిటీలో ఎన్నో పనులు చేశాము, ఇంతకుముందు కూడా చేయాలనుకుంటున్నాము. అందుకోసం నేను ఖదీర్ ఖాన్ ప్యానెల్, మన రవి, మా ఆఫీస్ బేరర్స్, మా అక్క చెల్లెలు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటా, మా ఎంప్లాయీస్కు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటా మరొకసారి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. ఎంప్లాయీస్ యూనిటీ. मलकाजगिरी के शिवापुरी कॉलोनी में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने सिलसिले में मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक KGVN मूर्ति की बीवी 56 साल उमा देवी रोज़ाना कॉलोनी में वाक़ मंदिर को पूजा के लिए जाया करती थी। 18 अप्रैल की शाम को भी वो मंदिर गई, लेकिन घर वापस नहीं आई। घर वालों ने पुलिस से शिकायत और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया था। पुलिस को जुमेरात की शाम मंदिर के करीब एक खातून की नाच बरामद हुई, जिसका चेहरा नाकाबिल शिनाख्त था। पुलिस ने उमा देवी के घर वालों को तलब करके नाच की शिनाख्त करवाई, जिस पर घर वालों ने उसकी शिनाख्त कर दी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर पुजारी को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान पुजारी ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। तेलंगाना पुलिस ने कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी के तहत MD के कोर्सेज में 45 सीटों को रोकने पर बास खानगी कॉलेजेस पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि इन कॉलेजेस में शुमाली रियासतों के तलबा के लिए मुख्तस कोटे को NRI कोटे में मुंतकिल किया जा रहा था। वाइस चांसलर कालोजी नारायण मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रियासती गवर्नर T. सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए
इस धांधली से वाकिफ करवाया। चुनांचे गवर्नर ने सख्त नोट लेते हुए ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। रियासत में 33 मेडिकल कॉलेजेस कॉलेज नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के तहत आती हैं। इनमें 9 सरकारी, 20 खानगी और 4 अखिलती कॉलेजेस हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने मीरपेट कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक्किदा मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत बालापुर मंडल में 100 बिस्तरों वाला एक असली हॉस्पिटल कायम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दी है और वो चाहते हैं कि आवाम को सेहत की तमाम तर सहूलियात मुफ्त या फिर रियायती कीमत पर दस्तियाब हों। इस मौके पर मीरपेट की मेयर दुर्गा देवी, डिप्टी मेयर विक्रम रेड्डी, बजंगापेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बी नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शाकिर और दूसरे भी मौजूद थे। ప్రతి పిహెచ్సి సెంటర్లో కూడా ఇవన్నీ టెస్టులకు సంబంధించింది తీసుకొని ఆ సెంటర్ పంపించాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం. ఆ విధంగా వికారాబాద్లో కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మన వనస్థలిపురంలో కూడా ఉంది. పిహెచ్సి సెంటర్లలో ఈ టెస్టులు చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. మనం ఈ మధ్యన 2 అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఒకటి మీర్పేటలో, ఒకటి బడంపేటలో. భవిష్యత్తులో కూడా ఇక్కడ మంచి ఒక హాస్పిటల్ రావాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరడం జరిగింది. ఒక 100 బెడెడ్ హాస్పిటల్ తప్పకుండా ఈ బాలాపూర్ మండలంలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మనం ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తున్నామని చెప్పాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. నిజంగా ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యేది సంవత్సరం అంతా కష్టపడి కూడబెట్టుకున్న డబ్బులన్నీ ఒక్కసారి జబ్బు వస్తే తీసుకుపోయి హాస్పిటల్లో ఖర్చు పెడతాం, అప్పులు చేస్తాం. హెల్త్ ప్రొఫైల్ వేరే దేశాలలో ఏ విధంగా ఉంటుంది హెల్త్, దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు 2 జిల్లాలు మోడల్గా తీసుకోమన్నారు. ఒకటి సిరిసిల్ల, రెండవది మహబూబాబాద్ అనుకో. హెల్త్ ప్రొఫైల్ అనేది ఉండాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ విధంగా చేయాలంటే ముందు 2 జిల్లాలు మోడల్గా చేయండి అన్నారు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రతి పర్సన్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఉండేటట్టు ఒక మొత్తం హెల్త్ ప్రొఫైల్ తీసుకుని ఒక క్లిక్ చేస్తే ఏదైనా జబ్బు వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా ఇమీడియట్గా వేరే టెస్టులు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ హెల్త్ ప్రొఫైల్లో ఉంటుంది అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారు. తొందరలోనే రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ సేవలు విస్తరించి ప్రతి ఒక్క పర్సన్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండబోతుందని కూడా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ కూడా వాళ్ళు మందులు కొనుక్కోవాలి. వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఉచితంగానే మందులు ఇవ్వాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అది కూడా చాలా సంతోషకరమైన విషయం. కూడా పల్లె దవాఖానాలు, బస్తీ దవాఖానాలు పెట్టినట్టు పల్లెలలో కూడా ఖచ్చితంగా బస్తీ దవాఖానాల వల్ల ఏ విధంగా రిజల్ట్స్ వచ్చిందో ఆ విధంగా రావాలంటే పల్లె దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్రాంతంలో హైదరాబాద్ అనగానే గాంధీ, ఉస్మానియా హాస్పిటల్స్ మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ నలుమూలలో ఉండాలి అనే ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల 4 పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు. సో వారికి అందరికీ కూడా ఉచితంగా వైద్యాన్ని అందించాలని ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కృషిని తప్పకుండా అందిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని కూడా మరొకసారి మీకు అందరికీ పేరు పేరున తెలియజేస్తూ, మన ప్రాంతంలో బ్లడ్ బ్యాంక్ లేదు కదా, మాకు కొంచెం స్థలం ఇవ్వండి, లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో బ్లడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేస్తామని. తొందరలో నా బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతే బ్లడ్ బ్యాంక్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు అయ్యేటట్టు ఒకటి 5-6 రోజుల నుండి కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని అన్ని ఏరియాలలో 5 డివిజన్స్లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వారందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మరొక इस जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने क्रिकेट की बेटिंग वसूल करने वाले 2 अफराद नरसिंह गौड़ और अब्दुल मुईद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3,80,000 रुपये की रकम और 2 सेलफोन बरामद किए। इंस्पेक्टर बी जनैया की क़यादत में ये कार्रवाई की गई। मुलजिमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया।